हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस हिंदी क्लास में मैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। स्क्रीन पे आप एक चित्र देख रहे हैं। आप शायद समझ रहे होंगे, एक दादी माँ का चित्र है। आपके घर में भी दादी माँ होगी, नानी होगी, मौसी होगी, बड़ी बुआ होगी, ठीक है ना। जो बुज़ुर्ग हैं और आप उनके पास ज़रूर बैठते होंगे। जब आप उनके पास बैठते हैं तो वो बहुत सारे किस्से कहानियाँ आपको सुनाती होगी। आप भी बड़े चाव से सुनते होंगे। कभी कभी वो किस्से कहानियों के साथ साथ अपने जीवन से जुड़ी बहुत सारी घटनाएं भी आपको सुनाती होगी, जिसको कि आप खूब मज़े ले लेकर सुनते होंगे, ठीक है ना। वो बचपन में क्या करती थी, क्या खाती पीती थी, कहाँ घूमने जाती थी, ठीक है ना। उन दिनों स्कूल में यानी कि पढ़ाई लिखाई किस प्रकार का होता था, वो बचपन में क्या क्या काम करते थे, कौन से मस्ती भरे काम करते थे। ये सारे किस्से कहानियाँ, जीवन से जुड़ी घटनाएं बहुत सारे आप उनसे सुनते होंगे। तो ऐसे ही एक दादी माँ हैं, देखिए, इनको आप दादी माँ कह लीजिए, नानी कह लीजिए, बड़ी मौसी कह लीजिए, बुआ कह लीजिए, ठीक है ना, जिनका कि नाम है कृष्णा सोबती, सॉरी, कृष्णा सोबती। इन्होंने अपने जीवन की घटनाएं, इसको संस्मरण कहा जाता है, जीवन से जुड़ी घटनाएं, बचपन में वो क्या करती थी, क्या खाती पीती थी, कहाँ घूमने जाती थी, ठीक है ना, अपने कलम के माध्यम से, कहानी के माध्यम से वो सुनाती है। तो आइए आज का आपका दूसरा पाठ बचपन शुरू करते हैं। आप एक बार फिर से देख लीजिए। ये कृष्णा सोबती जी हैं, इस पाठ के लेखिका, इस पाठ के लेखिका कृष्णा सोबती। वो बचपन से जुड़ी घटनाएं आपको सुनाती है। आप भी इसको बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। बचपन। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो रहा है, मैं टूल्स ज़रा तैयार कर लूँ। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। अब सही है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। जीजी समझते होंगे आप, जीजी, बड़ी बहन को जीजी बोला जाता है, ठीक। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना समझते हैं, सयाना, सयाना यानी कि समझदार। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी
मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो लेखिका बताती है कि मैं उम्र में के इस पड़ाव में हूँ कि मैं तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ भी, मौसी भी, लेकिन परिवार के लोग मुझे जीजी कहकर पुकारते हैं। और मैं अब बड़ी भी हो गई हूँ और अपने आप को सयाना यानी कि समझदार महसूस करने लगी हूँ। और मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई। पिछली शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। तो 100 वर्ष पहले नहीं, इसका मतलब 100 वर्ष पहले नहीं, पिछली शताब्दी का यहाँ मतलब है कि वर्तमान समय में आपको पता है 21वीं शताब्दी चल रहा है ये, यानी कि आप समझ सकते हैं 2020 चल रहा है, तो 2000 जब पूरा हो गया तो वो 20वीं सदी पूरा हो गया। अब 2000 के बाद शुरू हो गया तो 21वीं शताब्दी, अर्थात वो 20वीं शताब्दी में पैदा हुई। उस समय के पहनने ओढ़ने के जो तौर तरीके थे उसमें काफ़ी बदलाव आ गया है वर्तमान समय में। तो वो देखिए बचपन में क्या पहनती थी, यानी कि बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पसंद होते, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, ये सारे पसंद करती थी वो। लेकिन अब जो है हल्के रंग पसंद है। उम्र के इस पड़ाव में पहुंचकर वो रंग बिरंगे कपड़े लोग नहीं पसंद करते, तो इस समय वो हल्के रंग ही पसंद करते हैं। पहले फ्रॉक, निकर, बाकर, ये सारे कपड़े जो है वो पहले पहनती थी। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद है, ठीक है ना। कुछ कपड़े हमारे ऐसे होते हैं कि बड़े फेवरेट होते हैं, ठीक है ना, उसको हम भूल नहीं पाते, ठीक है ना। कहीं उत्सव में, कहीं खास जगह पर जब जाना होता है तो वो अपना पसंदीदा कपड़े हम लोग पहनते हैं। तो ऐसे ही कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हमारे पसंदीदा बन जाता है। तो लेखिका कहती है कि बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद है, ठीक है ना। वो वाली, अर्थात वो हल्की पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर, बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रील, इस प्रकार के जो कपड़े थे वो उनको अब भी याद है। अब लगा लीजिए 50 साल बाद भी उन कपड़ों को अभी तक भूल नहीं पाई। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन पहनने का चलन था। आजकल पहनते हैं क्या आप लोग ऐसा? गर्ल्स के लिए बोल रहा हूँ। जैसे हमारे स्कूल में अब रिबन पहनते हैं, ब्लैक एंड वाइट, तो उस समय रंग बिरंगे रिबन लगाते थे और जेब में रुमाल होना बहुत ज़रूरी होता था। फिर लेमन कलर के बड़े प्लेटफॉर्म गर्म फ्रॉक सबसे नीचे पर टंकी थी। तो देखिए ये लेमन कलर समझते हैं? लेमन कलर नींबू के कलर वाला, यानी कि हल्का पीला नींबू का जो कलर होता है। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का, एक अंदर की कोटी प्याजी, दूसरे ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। देखिए बचपन की एक एक बात लेखिका को याद है। फिर आगे देखिए, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद है। मोजे सब आप समझते हैं, मोजे समझते होंगे ना, जुराब, मोजे हुआ जुराब। और स्टॉकिंग्स क्या होता है? स्टॉकिंग ये वही जुराब लगा लीजिए, लेकिन ये बड़े होते हैं, यानी कि लगभग घुटनों तक आता है। ये जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उन क्षेत्रों में पहना जाता है। जाड़ों में आप भी कभी कभी पहनते होंगे, जो घुटनों तक आता है। और ये वुलेन होता है, ऊन से बनाया जाता है। बचपन की कुछ बातें देखिए याद कर रही है, वो आपको बता रही है कि बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। तो देखिए
आपको पढ़ने से पता चल रहा है कि लेखिका काफ़ी बड़े घर की थी, घर में नौकर चाकर ज़रूर थे, ठीक है ना, लेकिन बच्चों के जो अपने काम हैं, खासकर मोजे, कपड़े तो शायद नौकर चाकर धो देते होंगे, नौकर है नौकरानी, लेकिन जो मोजे होते थे वो खुद धोने पड़ते थे। आप समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है ना। देखिए मोजे गंदे हो जाते हैं और गंदे कपड़े किसी से धुलवाना ये अच्छी बात नहीं होती है, चाहे भले ही वो नौकर क्यों ना हो। फिर आगे देखिए क्या कहती है, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे, इतवार की सुबह इसी काम में लगाते थे, धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। अब जूते कपड़े आप बुरुश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। देखिए बचपन की जो आदतें हैं, घर के जितने भी बच्चे थे रविवार को वो सारे कपड़े आदि धुलवाने दिया जाता था। इतवार की सुबह जो है उनके मोजे वो खुद धोते थे, अपने जूते खुद पॉलिश करने पड़ते थे, चमकाने पड़ते थे। आप करते हो ना, आप भी ऐसे करते होंगे, ठीक है ना। वैसे तो आप जूते जो पहनते हैं, कपड़ों की जूते पहनते हैं, उसमें पॉलिश की ज़रूरत नहीं पड़ता है, शायद उसको धोने की ज़रूरत पड़ता है, तो सप्ताह 2 सप्ताह में ज़रूर धोते होंगे आप भी। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले कहाँ ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही सालों का इलाज शुरू हो जाता, इसको आप समझिए। देखिए आजकल जो जूते आप पहनते हैं वो काफ़ी आरामदायक है, लेकिन पहले जो जूते आते थे, ठीक है ना, वो चमड़े से और प्लास्टिक के बनते थे, और उसमें ऐसा होता था जब नए जूते जब हम पहनते थे तो उसमें कुछ उसके किनारे कुछ इस टाइप से होते थे, उसमें पैर में चुभता था और छाले पड़ जाते थे। तो उसमें बचपन में क्या करते थे लोग, पुराने कपड़े उसमें जूते के अंदर डाल देते थे, या रुई, मोजे के अंदर रुई डाल लेते थे ताकि चुभन महसूस ना हो और छाले ना पड़े। तो ऐसा होता था। जब नए जूते आते थे तो छाले भी पड़ना स्वाभाविक था और छालों का इलाज भी शुरू होता था। जब कभी लंबे सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क है, समझ रहे ना। कहीं लंबे सफ़र में जा रहे हैं, लगा लीजिए 1-2 किलोमीटर चलना है, तो रुई ज़रूर रखना पड़ता था, ठीक है ना। जब कभी पैर चुभने लगे तो उसमें जहाँ चुभन महसूस होता है वहाँ पर रुई डाल देते थे मोजे के अंदर से, ताकि पैर में चुभन ना हो, छाले ना पड़े। तो कह रही है कि आजकल और उस ज़माने में बहुत अंतर है, काफ़ी अंतर आ चुका है। देखिए क्या क्या, हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ये ऑलिव ऑयल क्या होता है, ऑलिव ऑयल इसको जैतून का तेल बोलते हैं हिंदी में, जैतून। और कैस्टर आप अरंडी समझते होंगे, अरंडी का तेल। इससे क्या होता है, ये हर शनिवार को लेखिका को यानी कि परिवार के सभी बच्चों को पीना पड़ता था। ये ऑलिव ऑयल और ये कैस्टर ऑयल, अर्थात जैतून का तेल और अरंडी का तेल पीना पड़ता था। ये बड़ा मुश्किल काम था। अब शनिचर भी समझ में आया होगा, शनिचर का मतलब शनिवार, शुक्रवार के बाद जो दिन आता है शनिवार, संडे से पहले वाला दिन, ठीक है ना। शनिवार तो बड़ा अच्छा होता है सबके लिए, शनिवार का इंतज़ार करते हैं, आप भी करते होंगे, क्योंकि अगले दिन संडे होता है, छुट्टी का दिन होता है। तो शनिवार बड़ा मज़े करते हैं आप सभी लोग। तो ये जो ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल और ये कैस्टर ऑयल, ठीक है ना, इसमें इसका महक, गंध कुछ इस टाइप का होता है, वो पीने का मन नहीं करता, लेकिन सबको पीना पड़ता था। किस लिए? इससे जो है पेट साफ होता है। स्वस्थ रहने के लिए पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है। देखिए बीमारी का जड़ पेट से शुरू होता है। बड़े बड़े बीमारी, आप वर्तमान समय के जितने भी बड़े बड़े बीमारी आप लगा लीजिए, ठीक है ना, आप शुगर कह लीजिए, उसके बाद ये हाई बीपी, हाइपरटेंशन जो है, कई सारे और जो बीमारी है इस समय के बड़े बड़े बीमारी, वो सारे बीमारी पेट से ही शुरू होता है।
यदि पेट हमारा साफ रहे, ठीक है ना, शुद्ध भोजन किया जाए और देखभाल किया जाए स्वास्थ्य की, तो बड़े बड़े रोग यानी कि छोटे रोगों से लेकर बड़े बड़े रोग भी नहीं होंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए ये हर बच्चों को ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था शनिवार को। इसका गंध, इसका महक कुछ ऐसा था, कोई पीना नहीं चाहता था, लेकिन पीना पड़ता था फिर भी, ठीक है ना। एक शीशे के गिलास में ठीक ठाक खुराक लेने के लिए एक निशान लगा होता था, उस गिलास में डालकर सबको पीना पड़ता था। लेकिन अब लेखिका कहती है शायद यदि हम नहीं भी पीते उस शनिवारी दवा तो शायद खास बीमार हम नहीं पड़ते, लेकिन परिवार का जो नियम था, देखिए परिवार के जो बड़े लोग होते हैं उनका दायित्व होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहें। उसके लिए परिवार में जो नियम कायदे कानून बनाया जाता है उसको मान के चलना पड़ता है। आप भी करते होंगे और ऐसा करना हम सभी का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। किस प्रकार से देखते हैं बचपन की जो चीज़ें हैं, कैसे कैसे बदला है, ठीक है ना। बचपन में क्या क्या चीज़ें हमें अच्छा लगता था, उस समय क्या अच्छे लगते थे, इस समय कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, वो सारी चीज़ें लेखिका बताएगी। अभी देखिए, याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। आजकल तो रेडियो भी नहीं होता, टेलीविज़न हर घर में होता है। देखिए रेडियो में केवल सुना जाता था और टेलीविज़न में सुनने और देखने दोनों का काम होता है। जब हम दोनों काम कर सकते हैं तो रेडियो केवल सुनने का काम कौन करेगा। तो रेडियो, इस समय रेडियो भी नहीं होता है लोगों के घरों में। इस रेडियो से पहले ग्रामोफोन हुआ करता था लोगों के घरों में, ये यानी कि वही गाने आदि सुनने के लिए होता था ग्रामोफोन, ठीक है। फिर बताती है कुल्फ़ी आइसक्रीम, बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। हम लोग लेखिका बताती है कि बचपन में कुल्फ़ी कहते थे हम लोग, जिसको कि आप आइसक्रीम बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे मई जून में यही आइसक्रीम वाले साइकिलों में ले लेकर जो है घूमते, गली मोहल्लों में घूमते थे और आवाज़ लगाकर इस प्रकार से बर्फ़। और मुझे भी याद है जब ये आवाज़ हम लोग सुनते थे तो घर में यदि पैसे भी नहीं होते थे तो दौड़ पड़ते थे घर में थोड़ा बहुत अनाज लेकर, गेहूँ लेकर, चावल लेकर, उसके बदले में हम लोग बर्फ़ ले लेते थे, यानी कि वो कुल्फ़ी कहा जाता था उस समय। वो आजकल आइसक्रीम हो गया है। कचौड़ी, समोसा, आप पेटीज़ खाते हैं, पेटीज़। हम बचपन में लेखिका कहती है कि हम लोग कचौड़ी समोसा बोलते थे, आजकल पेटीज़ कहा जाता है। शहतूत और फालसे की खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गया, ठीक है ना। कोई भी पेय पदार्थ बाज़ार में मिलने वाले समय ये कोको कोला, पेप्सी, ठीक है ना, ये कई सारे और भी है आप पीते हैं, ठीक है ना। तो वो उसमें बदल गया, पहले ये नहीं होता था। ये शरबत वगैरह हम लोग पी लेते थे, लेखिका कहती है। ये शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत होता था, जो कि वर्तमान समय में कोक पेप्सी में बदल गया है। फिर देखिए उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड बीमटो मिलती थी। एक कंपनी आया था बेमटो, वो भी एक पेय पदार्थ होता था, उसको पिया जाता था। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेंगर्स और डेबिको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। ये बड़े दुकानों की वो है, दुकानें हैं। इसमें जो चॉकलेट और पेस्ट्री मिलता था वो बड़ा मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की, ठीक है ना। तो ये लेखिका शिमला में, ये कहानी जो है शिमला की है, शिमला से ये कहानी वो लिखती है। उनका बचपन शिमला में बीता, शिमला के माल रोड से वो वहाँ से वो जाकर उस दुकान में जाकर, ये पेस्ट्री की दुकान में जाकर वो ब्रेड लाने के लिए ड्यूटी लगती थी लोगों के, यानी कि उनके भाई बहनों के। वो भी कभी कभी जाती होगी। फिर हमारा घर माल से दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। ज़्यादा दूर नहीं था, एक चढ़ाई चढ़ने के बाद एक मैदान आता, फिर वहाँ पहुंच जाते। फिर एक उतराई उतरने पर माल, यानी कि माल का मतलब यहाँ रोड से है, माल रोड से है। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावन है। तो कन्फेक्शनरी समझते हैं, हमारे बाज़ार में भी कन्फेक्शनरी की दुकान है। देखिए उसमें चॉकलेट, बिस्कुट,
पेस्ट्री वगैरह वगैरह, मिठाई से लेकर सारे चीज़ें मिलता है, उसको कन्फेक्शनरी की दुकान बोला जाता है। तो वहाँ सारी चीज़ें मिलता था। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी। देखिए, चॉकलेट, लगातार चॉकलेट खाना अच्छी बात नहीं है, इसमें पेट के लिए भी नुकसान है और दांतों के लिए तो बहुत ही नुकसान है। आप भी खाते होंगे लेकिन कम खाइए। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आमतौर पर क्या होता है, कोई भी चॉकलेट लगा लीजिए खरीद लिया तो सभी भाई बहन की परिवार के सभी बच्चे जब मिला तब तुरंत खोलकर उसको खाने लगते हैं। लेकिन लेखिका ऐसी नहीं करती थी। लेखिका उस समय खड़े खड़े नहीं खाती थी इसको, वो क्या करती थी, रख लेती थी और घर आकर साइन बोर्ड पर रख देती थी और रात को खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती थी। आप क्या करते हैं? कोई भी खाने की चीज़, चॉकलेट वगैरह खरीदा तो खोलकर तुरंत खा लेते होंगे, लेकिन लेखिका ऐसी नहीं करती थी। लेखिका घर में ले जाकर रख देती थी और खाना खाने के बाद बिस्तर में बैठकर या लेटकर मज़ा ले लेकर खाती थी उसको। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। काफल पता है आपको? काफल ये शहतूत फल होता है, छोटा छोटा लंबे लंबे से, ऐसे अंगुली के आकार में, ठीक है ना। और काफल गोल गोल टाइप का होता है, खट्टा मीठा होता है खूब, यानी कि खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। लाल, यानी कि गहरे लाल लाल रंग के होते हैं, कुछ गुलाबी, रसभरी, कस्मल, सोचकर ही मुंह में पानी आ जाए। चेस्टनट की एक गजब की चीज़, आँख पर भुने जाते और छिलके उतरकर मुंह में। तो ये आपको बताया गया कि काफल आदि की याद आते ही मुंह में पानी भर आता है। अभी भी आप शायद काफल नहीं खाए होंगे, ये पहाड़ साइड में खूब मिलता है। चने, जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी जब वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़ियों में नीरा हाथ का कमाल, नीचे से तिरछा लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली में पहुंच जाए। यानी कि वो चने जोर गरम वाला चना बेचता है, ठीक है ना। उसमें कई सारे मसाले, नींबू आदि डाल के, ठीक है ना, कई सारे मसाले आदि डाल के दिया जाता है और इस प्रकार से उसका पुड़िया बनाया जाता है। ऊपर से बड़ा होता है और यानी कि कीप के आकार का, और नीचे से पतला होता है, ठीक है ना। तो उसको नीचे से एक दो करके निकलता जाता है। कहीं घूमने जाते हैं तो एक दो करके मुंह में डालते जाते हैं। तो इस प्रकार से वो बता रहे हैं। तो ये चने जोर गरम का एक गाना भी है, आपने सुना होगा, ये चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल में भी ये गाना खूब गाया जाता था, बच्चों के ज़बानों पर होता था ये। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते, यानी कि उस पुड़िया पर, यानी कि चना आदि डाल के तेज़ मसाला, यानी कि मिर्च मसाला खूब डलवाते थे। बुरकवाना यानी कि छिड़कना, बुरकना आप समझ रहे हैं, ये छिड़कना, बुरकवाना। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक वह पुड़िया चलती, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। सुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। यानी कि शिमला रिज हुआ, ये रिज यानी कि एक निचली पहाड़ी जहाँ घर वगैरह है लोगों के। घोड़ों की सवारी की है, यानी कि रिज रास्ता ही लगा लीजिए जहाँ यानी कि लोग बाग चलते हैं, गाड़ियाँ चलती है, घोड़ों की, वहाँ पर घोड़ों की सवारी भी किया है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है, ठीक है ना। घुड़सवारी का मौका आपको मिला कभी? शायद नहीं मिला। किसी टूरिस्ट पैलेस पे यदि आप जाएंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पर जैसे आप यदि नैनीताल जाते हैं, हमारे नज़दीक में टूरिस्ट पैलेस है नैनीताल, तो वहाँ जाइए तो माल रोड के आसपास बहुत सारे घोड़े वाले होंगे, हाँ, ठीक है ना। आप उसमें बैठेंगे तो एक चक्कर आपको घुमा देगा घोड़े में बैठा के। तो इस प्रकार से घुड़सवारी करने का भी मौका आपको मिल जाएगा। हम जाने को घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हिस्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। अब देखिए, घोड़ों की बात जब याद आई तो लेखिका को ननिहाल की याद आई। ननिहाल समझते हैं आप? ननिहाल, हाँ, नाना का घर।
तो ननिहाल में तो यानी कि नाना का घर या मामा का घर तो बहुत मज़ेदार होता है। तो वहाँ के घोड़ों के बारे में याद आया, वहाँ के घोड़े बहुत हिष्ट-पुष्ट होते थे। हिष्ट-पुष्ट मतलब बहुत मोटे ताजे। तो वहाँ की याद आन पड़ी। तो लेखिका कहती है वो बात कभी फिर सुनाऊंगी, ऐसा बोलती है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे सामने, जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। ठीक है ना। शाम का माहौल भी बड़ा रंग भरा होता था। ठीक है ना, क्योंकि ये शिमला जो शहर है ये भी एक टूरिस्ट पैलेस है, तो लोगों का आवाजाही खूब होता है, खूब दूर दूर के लोग आते हैं, तो रौनक होती है वहाँ पर खूब। शाम को जब चर्च में घंटियाँ बजती है तो इसकी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचती है, मानो प्रभु ईसा मसीह कुछ कह रहे हैं, कुछ संदेश दे रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। शाम का समय गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। देखिए सूर्य छिपते ही क्या होता है, हर ओर लाइटें जलने लगती है, हर जगह लाइटें जल जाती है। रिस पर की रौनक, माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। ठीक है ना, ऐसे समय में बड़ा मस्ती का माहौल होता है। इधर सूर्य छिपने लगा है, ठीक है ना, और अंधेरा छाने ही लगा है, चारों ओर लाइटें जलने लगी है। ठीक है ना, लोगों का आवाज़ बढ़ जाता है, लोगों का शोरगुल सुनाई पड़ता है। ठीक है ना, सारे दुकानें नए चमक के साथ दिखाई पड़ने लगता है। तो एक अलग सा माहौल होता है ऐसे टूरिस्ट पैलेसों पर, तो उसका वर्णन किया है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। एक स्कैंडल पॉइंट पर एक दुकान थी, उसके ठीक सामने एक शोरूम था जिसमें शिमला कालका ट्रेन का मॉडल रखा हुआ था। शिमला कालका ट्रेन, इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बी वाली ट्रेन। ठीक है ना, एक ट्रेन का मॉडल था वो शिमला कालका ट्रेन का। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगें। तो इस प्रकार से ये एक मॉडल बना हुआ था जिसको भी लोग देखने के लिए खूब जाते थे। लेखिका भी कई बार उसको देख चुकी थी। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। जैसे वर्तमान समय में यदि आपसे पूछा जाए भारत में सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो आपको पता होगा कि आप जवाब देते हैं शताब्दी एक्सप्रेस, जो नई दिल्ली से भोपाल को जाती है, भोपाल से नई दिल्ली। ठीक है ना, वो उसकी रफ्तार लगभग 140 किलोमीटर। तो लेखिका के समय में सबसे तेज़ रफ्तार वाली वही शिमला यानी कि कालका शिमला मेल थी, जो कि जिसका कि अब मॉडल वहाँ बना के रखा गया है। फिर आगे देखिए, कभी कभी हवाई जहाज़ देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो और वह गायब। हवाई जहाज़ जब कभी आवाज़ आता है तो आप भी तो घर से निकल पड़ते हैं। स्कूल में कभी कभी बैठे होते हैं तो छोटे बच्चे तो दौड़ पड़ते हैं, कोई हेलीकॉप्टर आ जाता है, कोई हवाई जहाज़ गुजरती है तो एक बच्चों में एक इस प्रकार की एक बात होती है, यानी कि नई बात देखने की, सुनने की, तो दौड़ पड़ते हैं इस प्रकार से। तो बच्चे भी, लेखिका भी बोलती है कि हम लोग भी ऐसा ही करते थे घर में जब होते थे, तो जब हवाई जहाज़ की आवाज़ आती थी तो सब निकल पड़ते थे। उसकी स्पीड इतनी तेज़ होती थी कि देखते ही देखते यदि थोड़ा सा भी लेट हो गया तो वो गायब हो जाता था। फिर ऐसी एक दुकान थी जिसको लेखिका कहती है कि मैं कभी नहीं भूल सकती। वह दुकान थी एक चश्मा वाले का, ठीक है ना, और वो जो आँखों का चेकअप करके जो चश्मा देते थे वो जो डॉक्टर था वो अंग्रेज़ था। तो लगा लीजिए वो अंग्रेज़ों के ज़माने की थी, यानी कि आज़ादी से पहले के समय की बात है। तो शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा सा लगा। देखिए आप में से भी एक आध भाई बहनों को मैंने देखा है कि वो चश्मा लगाए हुए हैं। चश्मा कोई शौक से थोड़ी लगाता है, जब आँखों में कमजोरी आ जाती है तो लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही हुआ होगा लेखिका के लिए भी, कृष्णा सोबती के लिए, उनको चश्मा लगाना पड़ा। तो शुरू में तो बड़ा अटपटा सा लगा उनको चश्मा लगाना, ठीक है ना।
छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर सभी देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ये ना दूध पिया करो। जो भी देखते, अरे इतनी छोटी उम्र में चश्मा लग गई। जैसे आप भी कभी कभी यदि पहनते हैं, जैसे हमारे स्कूल में कई बच्चों के चेकअप के दौरान पता चला आँख में कमजोरी है, तो चश्मा स्कूल की ओर से भी, यानी कि विभाग की ओर से भी बना कर दिया गया। तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, और कोई अनजान आदमी यदि देख लेता है जिनको कि पता नहीं है, तो वो पूछ बैठते हैं, अरे चश्मा लग गया, हाँ खूब दूध पिया करो तो चश्मा जो है उतर जाएगा। इस प्रकार से उनको भी बताया जाता। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा अब तक नहीं उतरा। देखिए, डॉक्टर ने कहा था कि ये चश्मा लगा लो और धीरे धीरे आँख सही हो जाएगा, तो चश्मा अपने आप उतर जाएगा। लेकिन लेखिका कहते हैं एक बार चढ़ गया तो चढ़ गया, वो कभी उतरा नहीं, नंबर बस कम ही होता रहा। ठीक है ना, यानी कि आँखों की जो पावर होती है वो धीरे धीरे और कम होता गया और नंबर उसके बढ़ते गए। अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। अब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और होगा ही क्या। देखिए, लेखिका कहती है आँख की जो कमजोरी है इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि दिन में हम कम ही पड़ती थी, जबकि रात में टेबल लैंप जलाकर, उस समय तो बिजली बहुत कम घरों में होता था, टेबल लैंप के सामने यानी कि कम रोशनी में अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए आँख कमज़ोर हो गई। तो आप भी इस बात को नोटिस कर लीजिए, कम रोशनी में नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, आँख पर जोर पड़ता है, जिससे आँख खराब होता है। ठीक है ना, दिन में तो पूरा उजाला रहता है, दिन में पढ़िए, और रात में भी यदि पढ़ते हैं तो फुल लाइट में पढ़ना चाहिए। तो जब उन्हें चश्मा लग गया तो उनके चचेरे भाई, यानी कि जो छोटे भाई बहन थे, वो उनको खूब चिढ़ाते थे। ठीक है ना, क्या बोलते थे, देखिए, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ये एक कविता टाइप से जो है खूब चिढ़ाते थे फिर उनको। ठीक है ना, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ठीक है ना, इस प्रकार से वो बार बार यह कहकर चिढ़ाते थे उनको। ठीक है ना, और लेखिका भी चिढ़ जाती थी और खीस उठती थी उस पर, कई कई बार दोहराते थे इसको। ठीक है ना, सूरत बनी लंगूर की, अब वो कहते नहीं नहीं ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल, और वही बोलते जाते सूरत बनी लंगूर की। समझ रहे हैं आप, इस प्रकार से उनको चिढ़ाते रहते। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। फिर अपना झेप मिटाने के लिए उन्होंने क्या किया, छोटे भाई का एक टोपा उठा लिया और सिर पर रख लिया, जो कि काफ़ी अजीब सा लग रहा था और मजाकिया टाइप का भी, फन्नी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगे। देखिए, आदत हो जाता है। ठीक है ना, जैसे आपके स्कूल में कई सारे सर लोग, जैसे मैं खुद हूँ, ठीक है ना, चश्मा मैंने भी शौक से नहीं पहना, शुरू में आँख की कमज़ोरी के कारण पहनना पड़ा, लेकिन एक आदत सी बन गई है। ठीक है ना, अब जैसे जब स्कूल के लिए निकलता हूँ तो कलम होना चाहिए जेब में, देखिए जेब में कलम नहीं होता तो खाली खाली सा महसूस होता है। ठीक है ना, चश्मा यदि नहीं पहनता हूँ, जैसे मोबाइल का भी आदत है। ठीक है ना, मोबाइल यदि जेब में नहीं है तो लगता है खाली खाली सा है। ऐसे ही जब चश्मा नहीं है, कभी कभी भूल जाते हैं तो खाली खाली सा लगता, तो लेखिका को भी ऐसे ही लगने लगता। याद आ गया अब टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ शहद शलभ सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो ये कृष्णा सोबती एक दादी माँ के रूप में, एक नानी के रूप में, एक बुआ के रूप में आपको अपनी कहानी सुनाती है। एक साधारण सी घटना है, लेकिन देखिए भाषा शैली के आधार पर बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से किसी भी घटना को, एक साधारण सी घटना को भी आप सुंदर भाषा शैली में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पाठ के आधार पर हमने इसका अध्ययन किया। पाठ के पीछे बहुत सारे प्रश्न होंगे,
बहुत सारे काम होंगे, ठीक है ना, इनका जो है आपको पूरा करना होगा। ठीक, और अब चलते हैं थोड़ा सा आपके हेल्प के लिए। कुछ प्रश्न देख लीजिए। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए हैं पाठ से मालूम करके लिखो। तो आपको पता होगा, देखिए क्या क्या, वो पहले रंग बिरंगे कपड़े पसंद करती थी, लेकिन अब पसंद नहीं करती है। पहले जीमा नीला, जामुनी, ग्रे कलर, चॉकलेटी, ये सारे रंग पसंद करती थी। ये क्या क्या पहनती थी, फ्रॉक, निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी। परंतु अब चूड़ीदार, घेरदार कुर्ते पहनती है और पहनावे में बिल्कुल एक सादापन होता है। उम्र के इस पड़ाव में इस प्रकार से बदलाव आता है। नेक्स्ट देखिए, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो आपको पता है, इतवार की सुबह अपने मोजे और स्टकिन्स खुद धोने पड़ते थे और अपने जूतों को पॉलिश करने पड़ते थे। ये काम जो है नौकर चाकरों को, नौकर नौकरानियों को नहीं दिया जा सकता था। ठीक है ना, ये भी हमने पाठ के अंतर्गत बताया। मोजे स्टकिन्स खुद धोते थे, जूते खुद पॉलिश करते थे। ये काम नौकर चाकरों से नहीं करवाया जा सकता था। फिर देखिए, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितना अंतर, कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या कह बताती है, तो बहुत से अंतर। देखिए, आपके घरों में भी दादी नानी जरूर होगी, तो उनसे उनके समय की बातें सुनिएगा तो आप कंपेयर करके देख पाएंगे कि उस समय और वर्तमान समय में बहुत अंतर आया है। तो लेखिका वही बात करती है, वही बात कहती है कि यह कहकर लेखिका उनके और अभी के समय में अंतर स्पष्ट करती है। उस समय मनोरंजन का साधन ग्रामोफोन था, रेडियो टेलीविज़न नहीं था। अब खाने पीने की सामान यानी कि कुल्फ़ी, आइसक्रीम बन गया, कचौड़ी, समोसे, पेटीज बन गया। शहतूत और फलसे का खसखस का स्थान कोक, पेप्सी ने ले लिया। तो इस प्रकार से उत्तर बनेगा। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। ठीक है ना, जब नए नए उन्होंने चश्मा पहना तो क्या बोला था, अभी याद है ना आपको, क्या बोला था? सूरत बने लंगूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बने लंगूर की। ठीक है ना, इस प्रकार से चिढ़ाते थे। तो उनको भी खुद भी अटपटा लगता था और उनके जो चचेरे भाई बहन थे उनको खूब चिढ़ाते थे। तो इस प्रकार से ये उत्तर बनेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी। इनमें से प्रमुख फलों के नाम देखिए, उनका ये है, चॉकलेट खाती थी, चना जोर गरम, ठीक है ना, अनारदाने, चूर्ण मज़ा ले लेकर खाती थी, रसभरी, खसमस और काफल उनके प्रिय फल थे। फिर भाषा की बात में देखते हैं। देखिए, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, देख रहे हैं, हड़पना से हड़प आदि ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। ऐसे कुछ भाववाचक संज्ञाएं आपको लिखना है, जैसे कि ये चमकना, ठीक है, चमकना चमक, भागना भाग, बदलना बदल, खरीदना खरीद, ओढ़ना से ओढ़, यानी कि ये भाववाचक संज्ञा बन गया। फिर देखिए, संस्मरण में आए अंग्रेजी के कुछ शब्द छाट कर लिखो, उनकी हिंदी भी जानो। देखिए, बहुत सारे अंग्रेजी शब्द आया है, देखा होगा आपने, खाने पीने की सामान से लेकर पहनावे के चीज़ों तक। ठीक है ना, अंग्रेजी शब्द देखिए, फ्रॉक, फ्रॉक समझते होंगे आप, लड़कियों के पहनने का घेरदार झबला बोला जाता है। स्कर्ट लड़कियों, ये इन नामों से आप परिचित है, आजकल यही बोला जाता है, ये हिंदी नाम शायद आपको पता नहीं होगा। स्कर्ट होता है लड़कियों के पहनने का घेरदार घाघरा, चॉकलेटी भूरा, लेमन कलर नींबू जैसा रंग, ट्यूनिक ढीला पोशाक, ठीक है। फिर पॉलिश जूते के चमकाने के लिए, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, ये सारी चीज़ पार्ट में आ चुका है। फिर कस्टरल, ये अरंडी का तेल या रेड़ का तेल बोला जाता है, अरंडी होता है, ये अरंडी, अरंडी अरंडी का तेल होता है, अरंडी का तेल या रेड़ का तेल भी बोला जाता है। ग्रामोफोन आप समझ रहे हैं, ग्रामोफोन
गाने सुनने के लिए यंत्र होता है, टेलीविज़न, दूरदर्शन हुआ, आइसक्रीम, कुल्फ़ी जैसी, पेटीज, कचौड़ी जैसी, फिर ब्राउन ब्रेड, भूरे रंग का पाव, ठीक। फिर चेस्टनट, अखरोट का फल, ये भी पाठ में आया है, अखरोट का फल। कन्फेक्शनरी काउंटर, मिठाई की दुकान का काउंटर, यानी कि वही पेटीज, बिस्कुट, मिठाइयाँ, चॉकलेट आदि की दुकान कन्फेक्शनरी काउंटर बोला जाता है। और स्पीड, गति, ये सारे शब्द पाठ के अंतर्गत आया है, अंग्रेजी शब्द, तो इसका हिंदी भी आपको लिखना होगा, ठीक है ना। फिर देखिए, अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। देखिए, मुझे 2 दर्जन केला चाहिए, 2 दर्जन, ये क्या है, एक निश्चित संख्यावाचक, 2 दर्जन, बिल्कुल ना अधिक ना कम, अर्थात 24, तो निश्चित है, तो इसको निश्चित वाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए 2 किलो अनाज, ये भी बिल्कुल निश्चित है, 2 किलो। कुछ बच्चे, अब देखिए यहाँ अगला आया, कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो कितने बच्चे आ रहे हैं पता नहीं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो निश्चित है क्या, आप समझ रहे होंगे ये निश्चित नहीं है, तो ऐसे को अनिश्चित वाचक सर्वनाम बोला जाता है। अगला देखिए, तुम्हारा सारा प्रयास बेकार रहा, ये तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण हुआ ये। फिर सभी लोग हंस रहे, ये देखिए सभी लोग, अब उसमें कितने लोग हैं, कक्षा में सभी लोग हंस पड़े, अब कक्षा में कितने लोग हैं ये निश्चित नहीं है, कहीं बाहर बैठे हैं आंगन में, सभी लोग हंस पड़े, तो कितने लोग हंस पड़े ये पता थोड़ी है, सभी लोगों से, यानी कि ये निश्चित नहीं है, तो इसमें अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, इसमें अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, गुणवाचक विशेषण होगा इसमें। फिर चौथा नंबर देखिए, कपड़ों में मेरी दिलचस्पी मेरी मौसी जानती थी, इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पी और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में ऐसे 5 उदाहरण छाट के आपको लिखना है। ये देखिए 5 उदाहरण छाटा गया है। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती है या नानी भी, ये पाठ में आया है। ये तुमसे, ठीक है ना, विशेषण छाटना है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, ठीक है ना, ये हमें शब्द आया, हमें। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगा, हम बच्चे। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, कुछ, ये कुछ शब्द जो आया, कुछ यानी कि कितने ये पता नहीं। मैंने अपने छोटे भाई को टोपा उठाकर सिर पर रखा, मैंने, ये सर्वनाम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका पाठ समाप्त होता है। आपके हेल्प के लिए सारे उत्तरों को भी हमने इंडिकेट कर दिया है। तो इस प्रकार से आप ये पाठ पूरा करेंगे, ठीक है, और 1-2 दिन में काम पूरा करके आप भेजिए और उसको हम देखेंगे। इसके बाद जब आपका ये काम पूरा हो जाएगा, जब सारे काम मैं चेक कर लूँगा, देख लूँगा, तो 1-2 दिन बाद आपका फिर से एक दूसरा वीडियो भेजूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें और खूब पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।